वेलकम वंस अगेन। तो चलिए बीआरएस के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और कुछ फाइनल कंटेंट्स को देखते हैं। ठीक है, देखो ये आपको याद होगा मैंने कुछ बातें आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं फर्स्ट सेशन में कि जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं सीए फाउंडेशन में। ठीक है, या तो बैलेंस एज़ पर कैश बुक से पूछेगा या फिर आपसे पूछेगा बैलेंस एज़ पर पासबुक। ठीक है, जनरली इन्हीं दो पैटर्न से पूछता है और आपको बीआरएस बनाना होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको अमेंडेड कैश बुक एंड देन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, अब जैसे कैश बुक की बात आती है तो डेबिट बैलेंस एज़ पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज़ पर कैश बुक, एकदम केस क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप आराम से बना लोगे। ठीक है, पासबुक में भी यही फंडा है, डेबिट बैलेंस एज़ पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज़ पर पासबुक। मतलब ये जो चारों केस एकदम प्रॉपर क्लियर है, इसके एकदम सेट पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन समझना होगा, बीआरएस पे उसको सेट करना होगा, आराम से चीज़ें बन जाएंगी। इट्स नॉट अ बिग डील। द मैटर इज़ अमेंडेड कैश बुक और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको बीआरएस बनाना हो, अगर क्वेश्चन के कुछ ऐसे फॉर्मेट्स हो तो फिर आप किस तरीके से पूरा का पूरा गेम प्लान लेके चलोगे, आज हम इस पे फोकस करेंगे। तो जो पूरी की पूरी क्लास होगी वो अमेंडेड कैश बुक पे बेस्ड होगी। देखो भाई, जहाँ तक आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, अभी तक आपको उम्मीद हो चुका होगा लैंग्वेज और कंटेंट को देख के मॉड्यूल के कि ये एज इतना इजी नहीं है जितना आपको क्लास 11th में बताया गया था। इजी इट्स लाइक कि कॉन्सेप्ट तो वही है, बट जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा आपके लिए अपग्रेड किया जाता है। ठीक है, और पूरा का पूरा लैंग्वेज पे बेस्ड है। अब आपको अमेंडेड कैश बुक तो 11th में पढ़ा ही नहीं गया, तो अमेंडेड कैश बुक कैसे बनता है, क्या बनता है, इसके लिए आप ज़्यादा पंगा परेशानी मत लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे चीज़ें चलती हैं। जैसे अगर आपको कैश बुक बनाने आता है, हाँ जी सर हमको कैश बुक बनाने आता है। ठीक है, कैश बुक का डेबिट क्रेडिट का रूल आपको पता है कि बढ़ेगा तो क्या करेंगे, घटेगा तो क्या करेंगे, बैलेंसिंग करने आपको आता ही है। उसके बाद आपको बीआरएस बनाने आता ही है। तो बस आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, बाकी आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है और 10 नंबर आपके कब्जे में होगा। और ये सारे एक एक दिन वाले चैप्टर है, अगर आप अपना एक वीक भी लगाते हो तो आराम से अपना मॉड्यूल 1 कवर करके उसमें जो कवरेज है लगभग मोर ओवर 40 to 50 मार्क्स का, वो आराम से रीच कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो चलो भाई देखो, जब हम अमेंडेड कैश बुक की बात करेंगे तो हमको कौन कौन सी पॉइंटर को ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें ये जानने की सबसे पहले ज़रूरत होती है। अमेंडेड कैश बुक का बहुत सारा नाम दिया जा सकता है, बहुत बार रिवाइज्ड कैश बुक लोग कहते हैं, एडजस्टेड कैश बुक कह सकते हैं। तो आप इसमें ज़्यादा परेशान मत होइएगा भाई, एडजस्टेड कैश बुक का दूसरा नाम अमेंडेड कैश बुक भी होता है, रिवाइज्ड कैश बुक भी होता है, ये बात आप समझिएगा। सबसे पहले अगर आपके सामने एडजस्टेड कैश बुक है, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन क्लैरिटी समझना पड़ेगा। आपको ये पहले क्लियर होना चाहिए कि मुझे इसमें एडजस्टेड कैश बुक बनाना है या नहीं बनाना है। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ डिफरेंसेस दिए हुए हैं या कॉज ऑफ डिफरेंसेस नहीं दिए हुए हैं, अगर कॉज ऑफ डिफरेंसेस नहीं दिए हुए हैं तब तो आपको कंफर्म बनाना है। अगर क्वेश्चन खुला कहता है कि आपको अमेंडेड कैश बुक बनाना है तो आपको बनाना ही बनाना है। तो वो चीज़ आप वहाँ से ज़रूर अपना दिमाग यूज़ कर लीजिए कि हाँ जी आपको कब बनाना है कब नहीं बनाना है। क्वेश्चन बहुत बार सीधा सीधा कहेगा, क्वेश्चन बहुत बार सीधा सीधा नहीं कहेगा, तो आपको अपना दिमाग लगाना है। और कैसे दिमाग लगाना है मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिया है। ठीक है, अब देखो भाई, जब अमेंडेड कैश बुक की बात आती है तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको प्रॉपरली यहाँ पे कैश बुक बनाना है। क्या करना है, आपको कैश बुक बनाना है, आपको अमेंडेड कैश बुक बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे अमेंडेड कैश बुक जब आप बनाओगे तो सवाल है कि उसमें क्या क्या एंट्रीज जाएंगी। देखो पूरा क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप थॉरली पढ़ोगे और आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो मिस्टेक है, जो गलती है, वो किसके साइड से हो रही है। ठीक है, देखो भाई कैश बुक की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है गलती किसके साइड से होगी, हमारे साइड से होगी। मतलब एक तरफ तो आपका कैश बुक रहेगा और एक तरफ आपका पासबुक रहेगा। ठीक है, तो फंडा तो क्लियर है कि भाई पासबुक वाले सही हैं, बैंक वाले एकदम सही हैं, बैंक वालों से कोई गलती नहीं हो। गलती किससे हुई है, हमसे हुई है। तो इसीलिए यहाँ पे हम उस क्वेश्चन में से उस एंट्रीज़ को उठाएंगे जिस एंट्रीज़ में मुझे लग रहा है कि हमसे गलती हुई है, और उसी एंट्रीज़ को हम यहाँ पे कैश बुक में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो इसीलिए हम कैश बुक में उन एंट्रीज़ को क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, कौन सी एंट्रीज़ को पास करेंगे,
वैसी एंट्रीज़ को पास करेंगे जिस एंट्री में हमें ये लग रहा है कि कैश बुक में गलती हो गई है, पासबुक में जो चीज़ रिकॉर्ड होनी थी वो हुई है, प्रॉपर्ली एज इट इज़ हुई है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया, ठीक है, और ये कह रहा है कि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो हमसे गलती हुई ना, मतलब बैंक ने तो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, बैंक के पासबुक को तो साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने बैंक के जो इंटरेस्ट के जो चार्जेस हैं बैलेंस काट करके दिखा रहे हैं, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो गलती किससे हुई? हमसे हुई। तो वैसे एंट्रीज़ को लेके जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर हमने दे रखा था कि हाँ जी आप हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दीजिएगा, आप उसने इलेक्ट्रिसिटी भी पे कर दी लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो, तो गलती किससे हुई? कैश बुक वालों से, तो हम उसको लेके चलेंगे। बहुत बार होता है कि जो हमारा पेमेंट साइड अंडरकास्ट है या ओवरकास्ट है, जो हमारा डेबिट साइड है अंडरकास्ट हो गया या ओवरकास्ट हो गया, तो हमसे गलती हुई है। मतलब जो जो गलतियाँ, जो जो मिस्टेक्स आपको कैश बुक में दिख रहा है, आप उन्हीं एंट्रीज़ को लेके जाएंगे अमेंडेड कैश बुक में, बाकी और अदर एंट्रीज़ को लेके नहीं जाएंगे। मतलब अगर पासबुक में कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ तो उससे कोई पंगा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने चेक इशू किया, ठीक है, बट वो पेमेंट के लिए बैंक में गया नहीं, तो हमने तो सही करा ना। अब बैंक में नहीं गया, क्या गया, हमारे को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि अमेंडेड कैश बुक में पासबुक की कोई गलती, कोई भी अगर वहाँ पे चीज़ रिकॉर्ड नहीं की गई तो उसको कुछ भी नहीं माना जाएगा। सारी गलती अगर है तो कैश बुक के रेफरेंस में देखी जाती है, सारे जो मिस्टेक्स हैं, जो सारे एरर्स हैं, वो कैश बुक के रेफरेंस में देखे जाएंगे। क्लियर? क्या हम क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक है। तो इसीलिए कैश बुक में उन्हीं एंट्रीज़ को पास किया जाएगा, अमेंडेड कैश बुक के हम उन्हीं एंट्रीज़ को लेके जाएंगे जिन एंट्रीज़ में कैश बुक में गलती हुई है, पासबुक में गलती नहीं हुई है। तो इसीलिए और साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा कैश बुक है उसमें बहुत बार रॉन्ग डेबिट हो जाता है, रॉन्ग क्रेडिट हो जाता है, तो कहते हैं ना अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाला फंडा, तो उसको भी हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे, वो वाले एंट्रीज़ भी हम लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम सारे एंट्रीज़ बना लेते हैं। अब सारे एंट्रीज़ बनाने के बाद फाइनली हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को वो बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा, हमारे को वो बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा कैश बुक का, जिस बैलेंस की मदद से हम BRS बनाने वाले हैं, ठीक है। पता है ना, वो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अगर ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, विच मीन्स आपको अमेंडेड बनाना है, बट अगर दिया हुआ है और उसके बाद गलतियाँ भी बताई गई हैं, वो दिया हुआ है, बैलेंस भी दिया हुआ है और कुछ गलतियाँ भी बताई हुई हैं, तो फिर आपको स्टिल अमेंडेड कैश बुक बनाना है। तो इसीलिए जब आपका बैलेंस एज पर दिया होता है लेकिन उसमें अमेंडेड वाली मिस्टेक भी होती है, तो आपको इसी बैलेंस की ज़रूरत होती है जिससे आप BRS बनाते हो, वो वाला बैलेंस नहीं जो आपके क्वेश्चन में दिया रहता है। तो इसीलिए ये वाला बैलेंस आपको फाइंड करने की ज़रूरत होती है। अब भाई सर बैलेंस कैसे फाइंड करेंगे? भाई बैलेंसिंग आता है ना, आप अपना डेबिट का कैलकुलेट करते हो, क्रेडिट का कैलकुलेट करते हो, देखते हो किधर ज़्यादा है किधर कम है, जिधर कम है उधर आप बैलेंस लिख देते हो, इसी तरीके से बैलेंस फाइंड करोगे। मतलब हम सीधा सिंपल कैश बुक बनाना है यार, अमेंडेड लगा दिया परेशान करने के लिए, सिंपल आपको कैश बुक बनाना है। और जैसे ही ये बैलेंस आ गया तो बैलेंस आने के बाद तो आगे का पूरा काम आपको पता ही है, फिर आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा 4 स्टेप है। सबसे पहले आपको कैश बुक बनाना होगा, कैश बुक का फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है। उसमें क्या करोगे, उसमें वो एंट्रीज़ को पास करोगे जिस एंट्रीज के कारण कैश बुक में गलती हुई है। पासबुक की गलती को हम इग्नोर नहीं करेंगे, पासबुक की गलती को हम इग्नोर करेंगे, सॉरी, पासबुक की कोई गलती मानी नहीं जाएगी। अगर कुछ मिस्टेक्स है कैश बुक वाला तो हम उसको लेके चलेंगे, इसमें रॉन्ग अमाउंट हो सकता है, रॉन्गली डेबिट और क्रेडिट वाला फंडा हो सकता है। उसके बाद हम बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे और बैलेंस को कैलकुलेट करने के बाद हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप अपने डेबिट वाले बैलेंस को कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से क्या करते हो, कंपेयर करते हो, ठीक है। या फिर जो आपके जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है वो पासबुक के डेबिट बैलेंस से कंपेयर करते हो, देखते हो कौन सी चीज़ें हैं कौन सी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, मैंने आपको बार बार बताया है, इस पॉइंट पे मैंने आपको बार बार ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है कि कैश बुक के फंडे को उठाओगे, पासबुक के फंडे को नहीं उठाओगे। इस बात को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई भी बहुत बार करने की ज़रूरत होती है कि आप क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि अमेंडेड कैश बुक बनाना है नहीं बनाना है, तो उसमें क्वेश्चन में क्लैरिटी होती है। अदरवाइज़ वो तरीके मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। अब चलो भाई,
एक स्टेप और आगे चल लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैश बुक का यहाँ पे फॉर्मेट कैसे बनता है। ठीक है, देखो भाई कैश बुक का फॉर्मेट एकदम सीधा सीधा बनता है, सिंपल बनता है। अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। आप अपने मॉड्यूल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जाइएगा और क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ठीक है, अगर मैं आपको पेज स्पेसिफाई करूँ तो 3.29 और 3.30। ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं, इस पेज पे क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो मॉड्यूल सामने रख लीजिएगा तो चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी। देखो मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी के कैश बुक के अकॉर्डिंग देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 44,50,000 इन हिज बैंक ऑन 30th जून 2019। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करने पे ये पता चला, कौन कौन सी बातें पता चली। अब देखिए, अब इन्हीं सारे एंट्रीज़ में, इन्हीं सारे क्वेश्चंस या ट्रांजैक्शंस जो भी कहो, उसमें आपको क्लैरिफाई करना होगा कि कौन सा अमेंडेड में जाएगा और कौन सा बीआरएस में जाएगा। याद रख लीजिएगा, जो अमेंडेड में जाएगा वो बीआरएस में नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जो चेक है 6 लाख का वो हमने क्रेडिटर को इशू किया लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। तो फर्स्ट केस में हमने 6 लाख कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हमारी प्रॉब्लम नहीं है, कैश बुक में सही हुआ ना, या अमेंडेड कैश बुक में नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि बस कैश बुक की गलती जाएगी अमेंडेड में, पासबुक की नहीं जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है चेक पेड इनटू बैंक अमाउंटिंग टू 11,05,000 out of which check amounting to 5,50,000 only collected by bank up to 30th June 2019। मतलब कहता है कि हमने 11,05,000 का चेक बैंक में भेजा। ठीक है, जिसमें से 5,50,000 का ही कलेक्ट हो, बाकी कलेक्ट नहीं हुआ। तो भाई हमने तो पूरा भेज दिया ना, तो हमने तो पूरा का पूरा 11,05,000 रिकॉर्ड कर दिया। मतलब कैश बुक में जो होना चाहिए था वो किया, पासबुक में नहीं हुआ है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों नहीं जाएगा, याद रख लीजिएगा अमेंडेड कैश बुक में। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा पॉइंट कहता है कि 40,000 का डिविडेंड और 6 लाख का जो रेंट है वो बैंक को रिसीव होता है और पासबुक पे एंट्री भी हो जाते हैं लेकिन कैश बुक में नहीं होती। अब देखो यहीं पे हो गई गलती। ठीक है, कि हमारे को कैश बुक में वो 40,000 वाला डिविडेंड भी रिकॉर्ड करना चाहिए था और 6 लाख वाला रेंट भी रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, तो गलती हो गई ना। अब हमारे को इसको अमेंडेड कैश बुक में लेके जाना होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31 दिसंबर 2019, डेट इग्नोर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेड बाय बैंक 27,000 नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 27,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम था, बैंक ने पे कर दिया तो बैंक में तो रिकॉर्ड हुआ, हमारे में रिकॉर्ड भैया ये नहीं हुआ। तो हमारे को इसको रिकॉर्ड करना मांगता है कि नहीं करना मांगता, करना मांगता है। तो कैश बुक में होना चाहिए था, नहीं हुआ, पासबुक में हो गया, गलती हो गई ना, चला जाएगा अमेंडेड कैश बुक में। फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या कहता है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाई 5,000। देखो मैंने कहा था ट्रांजैक्शन की भी गलती हो सकती है, डेबिट क्रेडिट की भी गलती हो सकती है। तो जो पेमेंट साइड है वो कम हो गए 5,000 से। ठीक है, तो यहाँ पे कैश बुक में हमारे की गलती हो गई है, पासबुक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पासबुक करेक्ट है, तो फिर हमारे को इसको करेक्ट करना पड़ेगा अमेंडेड कैश बुक में जाके। ठीक है, 6 देख लेते हैं। 6 कहता है बैंक चार्जेस 1,500, आप अपने सामने मॉड्यूल रखिएगा। ठीक है, बैंक चार्जेस 1,500 शोन इन पासबुक हैड नॉट बीन इन द कैश बुक। चलो भाई यहाँ पे भी गलती हो गई, जो बैंक चार्जेस था 1,500 पासबुक में तो कट गया, बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया, हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। तो कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था, नहीं हो पाया, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, गलती हो गई ना, अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। ठीक है, और लास्ट 7th वाला पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट वाला पॉइंट क्या कहता है, दैट अ बिल पेएबल ऑफ 2 लाख, 2 लाख का बिल पेएबल था जो कि बैंक ने पे कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, गलती हो गई भैया। ठीक है, हमारे को कैश बुक में भी पे करना चाहिए था। ठीक है, और जो बिल रिसीवेबल था 60,000 का, जिसको डिस्काउंट कर दिया गया बैंक के साथ 1,000 रुपये के डिस्काउंट पे। ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो देखो भाई 60,000 है, 1,000 का डिस्काउंट है, 59,000 का बैलेंस लेके चलेंगे, ये दोनों रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है,
तो 7th केस में भी कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था, रिकॉर्ड नहीं हुआ, पासबुक में प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है, तो ये भी हमारे को अमेंडेड कैश बुक में लेके जाना होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया हो कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा कैश बुक में लेके जाएंगे और कौन सा कैश बुक में लेके नहीं जाएंगे। अब चले यहाँ पे इसका प्रॉपर सोल्यूशन बनाते हैं, किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। चलो भैया, सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना होगा। कैश बुक लिखोगे प्रॉपर, आप तो पूरा लिखोगे, और कैश बुक के रेफरेंस में आप यहाँ पे बैंक कॉलम की बात करोगे। लो भाई, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये तो आपको पता है, इधर डेबिट की बात होगी और इधर क्रेडिट की बात होगी। उम्मीद है आपको रूल भी पता होगा, डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से घटता है। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जानने की ज़रूरत है तो आपको सोचने की भी ज़रूरत पड़ेगी कि इस लेवल पे आके फिर आपको रूल्स जानने की ज़रूरत हो रही है। चले भाई, आप देखो, सबसे पहले चीज़ बैलेंस को लेकर चलोगे, जो पहले वाला बैलेंस क्वेश्चन में बता रहा था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बता रहा था कि जो गोपी है उसका जो बैलेंस है, ठीक है, वो क्या है, तो वो है 44,50,000। ठीक है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। साफ साफ देखो क्वेश्चन में लिख रहा है, अकॉर्डिंग टू दी कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 44,50,000। कुछ नहीं बताया गया, डेबिट मानेंगे, पहले ही बताया मैंने आपको। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस BD 44,50,000, दैट्स इट, लिख दिया। उसके बाद अब जो ट्रांजैक्शंस थे उन ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट सेकंड तो था नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ था ही, आई थिंक सो। हाँ जी, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था। चलो भाई, थर्ड में क्या था, देखो भाई, 40,000 का डिविडेंड था और रेंट था 60,000 का। बैंक को मिला है, दोनों आया था, पासबुक को रिकॉर्ड नहीं हुआ, सॉरी पासबुक को रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक को रिकॉर्ड नहीं होता, हम रिकॉर्ड करेंगे ना। तो 40,000 से और 6 लाख से, क्या 40,000 से और 6 लाख से हमारे को बैलेंस बढ़ाना होगा। तो कैश बुक का अगर बैलेंस बढ़ाना होगा तो मतलब कैश बुक को हमारे को करेक्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे हमारे को करेक्ट करना होगा तो हमारे को यहाँ पे डेबिट साइड क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, तो डेबिट कॉलम में आएंगे, लिखेंगे टू डिविडेंड रिसीव, ठीक है, और टू रेंट रिसीव। डिविडेंड में कितना अमाउंट है, 40,000। ठीक है, और रेंट में कितना अमाउंट हो जाएगा, तो रेंट में अमाउंट होगा यहाँ पे 6 लाख। लिख लिया भैया, चलो करेक्ट कर लिया हमने, कैश बुक में उसको हम अमेंड कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो प्रीमियम था इंश्योरेंस का वो पे कर दिया बैंक ने। ठीक है, 27,000 का था, कैश बुक को रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, पे कर रहे हैं ना, जा रहा है, बैलेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्रेडिट साइड में आए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस हमेशा आपका डेबिट ही हो, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। तो जब क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड से बैलेंस की शुरुआत करेंगे, लिखेंगे बाई बैलेंस BD। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, तो आप मत हिलिएगा, क्वेश्चन को हिलाइएगा। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम का कितना था भाई, 27,000, 27,000। ठीक है, लिख दिया हमने। उसके बाद पेमेंट साइड कैश बुक का अंडर कास्ट था 5,000 से, मतलब क्रेडिट साइड क्या था, कम था। ठीक है, डेबिट साइड क्या था, ज़्यादा था, मतलब यही हुआ। तो जिधर कम होगा उधर हम जाके वो बैलेंस मेंशन करेंगे। ठीक है, पेमेंट साइड कम है तो पेमेंट साइड में हमको मेंशन करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा बाय करेक्शन ऑफ एरर, क्योंकि ये गलती है। कितने की गलती थी, 5,000 की, सुधार दी हमने। उसके बाद बैंक ने चार्ज काटा था 1,500 रुपये का, कैश में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, वो भी रिकॉर्ड करेंगे, कम हो रहा है ना, तो लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस, कितना, 1,500, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद बिल पेएबल था 2 लाख का और रिसीवेबल था 60,000 का, जिसमें 1,000 का डिस्काउंट था। तो पेएबल है ना, हम पे करेंगे तो बैलेंस क्या होगा, हमारा कम होगा। तो हमारे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय बिल्स पेएबल। ठीक है, कितना था, 2 लाख का, 2 लाख हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया।
और बिल रिसीवेबल कितना था 60,000 का, जिसमें 1,000 का डिस्काउंट था, तो 59,000 का बैलेंस लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल, कितना बिल्स रिसीवेबल 59,000 का। ठीक है, बस सिंपल, कुछ करना ही नहीं था, हो गया। हाँ हो गया। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा इसे, दोनों साइड का टोटल कर लो। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने पहले से टोटल कर रखा है लगभग, आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आप पे डिपेंड करता है, आप इसको जैसे करना चाहे वैसे करोगे, जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस को आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसके टोटल की बात करते तो लगभग 5149,000 5149,000 की बात होगी। बैलेंस आएगा बाई बैलेंस CD, कितना 49,155,000। ठीक है, CD है तो BD में भी आ जाएगा, तो टू बैलेंस BD। ये करना है तो कीजिएगा, नहीं करना है मत कीजिएगा। बेसिकली मैं अपने कन्वीनियंट के लिए कर लेता हूँ, क्योंकि डेबिट क्रेडिट थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो 49,155,000। तो यहाँ पे यही बैलेंस आपको निकालना था, याद है ना, मैंने आपको स्टेप्स बताया था कि कैश बुक बनाना है, फिर कैश बुक में आपको इंट्रीज़ करनी है, फिर आपको बैलेंस निकालना है। तो आ गया आपका बैलेंस, और एक ऐसा बैलेंस आया है, तो आया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। से क्रेडिट भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि जब ये क्रेडिट से स्टार्ट हो सकता है तो आ भी सकता है ना, इट्स नॉट अ बिग डील। अब आपको बैलेंस मिल गया, अब हम लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं। लास्ट स्टेप क्या कहता है कि भाई बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाइए। तो अब आपको लिखना पड़ेगा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, एग्ज़ाम में आप पूरा लिखोगे एज ऑन, जो भी डेट है, अपने मन से डेट नहीं लिखोगे, जो भी डेट है आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल सा फॉर्मेट बनाना है, आप जैसे प्लस माइनस वाला बनाना है जैसे बनाइए, इट्स अप टू यू। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्टली अमाउंट लिख देता हूँ। ठीक है, बहुत बार यहाँ पे लोग डायरेक्टली अमाउंट में ही प्लस माइनस कर देते हो, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, याद रख लीजिएगा, एडजस्टेड कैश बुक से ये बैलेंस आया है। ठीक है, तो आपको एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, कितना है भैया, 49,155,000। ठीक है, लिख दिया हमने, पॉजिटिव फिगर है। अब देखो भाई, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस जो थे जो कि गलत तो नहीं थे, मतलब मैच नहीं कर पाए, जिसको हमने सही तो कर दिया पहले तो, जो गलती थी। अब जो याद होगा आपका, जो दो ट्रांजैक्शन था, चेक अमाउंटिंग टू 6 लाख वाला, ठीक है, और जो चेक जो पेड किया था 11,05,000 वाला, या उसके बाद वाला, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे स्टिल डिफरेंसेस हैं, तो हमें उन्हीं डिफरेंसेस को क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जाके देखिएगा, मतलब क्वेश्चन 2 का जो पहला पॉइंट है, क्या कहते हैं, चेक अमाउंटिंग टू 6 लाख इशूड टू क्रेडिटर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल द डेट। अब देखो भाई, कैश बुक पासबुक क्या था, बैलेंस था। ठीक है, अब मान लेते हैं ये आपका कैश बुक है और ये आपका पासबुक है। अब मान लेते हैं जो चेक था 6 लाख का, हमने क्रेडिटर को इशू किया, लेकिन पेमेंट के लिए वो आया नहीं, तो जो हमारा कैश बुक होगा वो 6 लाख से क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा, पासबुक ज़्यादा होगा। याद है ना, मैंने बताया था जिसको लेके चलेंगे चेंज उसी में करेंगे, सामने वाले को सही मानेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको लेके चले तो चेंज इसमें ही करेंगे। ऊपर से भी बताया था कि कम हो गया तो ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा हो गया तो कम करेंगे, तो कम हो गया है ना, क्या करेंगे, इनक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे लिखना होगा ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6 लाख। सिंपल हो गया। उसके बाद दूसरा डिविडेंड तो नहीं था, हाँ सेकंड था, चेक पेड इनटू बैंक 11,05,000 का। ठीक है, जिसमें से 5,50,000 का ही बैंक से करेक्ट होता। अब देखो भाई, चेक हमने बैंक में पे करा था 11,05,000 का, तो हमने कैश बुक में 11,05,000 बढ़ा लिया था। ठीक है,
लेकिन जो कैश पासबुक वाले थे उन्होंने कितना बढ़ाया, 5,50,000। कितना बढ़ाया, 5,50,000, इतना ही बढ़ाया। अभी भी इतने का गैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहे हैं, वो भी डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, तो जिसको लेके चलेंगे चेंज उसी में करेंगे। कैश बुक लेके चल रहे हैं तो चेंज कैश बुक करेंगे, पासबुक क्या मानेंगे, करेक्ट मानेंगे, सही मानेंगे। और इसमें ज़्यादा हो गया है तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको कम कर देंगे, ठीक है। कितने से कम करेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट होगा। तो अगर आप 11,05,000 में से 5,50,000 घटाओगे तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो होगा 5,55,000। कितना होगा, 5,55,000। उसको आपको लेस करना पड़ेगा, तो आपको लेस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है। बाय बैंक भी लिख सकते हो, आगे जो करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस कितना लिखोगे, 5,55,000, लेकिन ये नेगेटिव में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। बस कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो जो भी बैलेंस आएगा, मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया है, आप प्लीज़ इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका XYZ बैलेंस आएगा वो बैलेंस आपका क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। देखो जनरल फंडा सीधा सीधा है, फेवरेबल बैलेंस से शुरुआत करते तो फेवरेबल बैलेंस तक ही पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेवरेबल बैलेंस एज़ पर पासबुक, और आप यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज़ पर पासबुक के नाम से भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यही पूरा का पूरा आपके लिए 10 नंबर लेके आएगा। सोचो कितना आसान है, ठीक है। क्या सर सच में एग्ज़ाम में ऐसा होता है? हाँ जी सर, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स निकाल के देख लीजिए, ये कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चीज़ नहीं देते हैं। इसलिए मैंने कहा था एक दिन का कंटेंट है, आप आराम से एक दिन में भी पूरा कवर कर सकते हो, वो भी ज़्यादा टाइम आपको लगना नहीं है, क्योंकि सारा बेसिक्स क्लियर होता है आपका, ठीक है। तो यहीं पे आपके अमेंडेड कैश बुक की कहानी हो जाती है ओवर। आपके मटेरियल में भी क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कैसे कैसे बनाए, कैसे कैसे नहीं बनाए, तो आप पहले देखिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है तो उस चीज़ को कवर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अमेंडेड कैश बुक की कहानी इतनी ही है, बाकी जो अदर क्वेश्चंस है पॉइंट बाय पॉइंट देखिए, कोई प्रॉब्लम पूछिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून।